तो गुड इवनिंग बच्चों। लास्ट टाइम पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे आई के बारे में, और आई के बारे में हमने बताया था कि यहाँ पर तीन तरीके की जो है कोटिंग है आई में। एक जो है वो आपका पहला कोट जो आउटर कोट था उसको हम बोल रहे थे कि वो आपका क्या बोलते हैं, कैसा था, फाइबरस था। ठीक है, तो स्क्लेरा और कॉर्निया दो जो है उसमें पार्ट थे उसके। दूसरा हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके बाद में, जो हमारा नेक्स्ट था वो कौन सा था, तो आप लोगों ने जो है देखा था वहां पर जो है दूसरा जो लेयर था, जो दूसरा कोटिंग था उसको हम बोल रहे थे वेस्कुलर। और वेस्कुलर में आप देख रहे थे सिलेरी बॉडीज और आयरिस और ये कोराइड वगैरह देख रहे थे। और लास्ट वन इज द न्यूरल, जो कि आप सामने भी देख रहे हो, लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे, जो कि रेटिना वाला पार्ट बना रहा था। और ये जो रेटिना था ये आप बोलोगे इट इज द न्यूरल एंड सेंसरी लेयर ऑफ द आई। ठीक है, और इनसाइड द, अगर इनसाइड टू आउटसाइड जाओगे आप इसमें देखोगे तो सबसे पहले गैंग्लियोनिक सेल थी, फिर बाइपोलर सेल्स थी और फिर फोटो रिसेप्टर सेल थी। फिर मैंने बोला था कि इस लेयर में आपको एक पीछे की तरफ देखने को मिलेगा मैकुला लुटिया, या इसी को मैकुला लुटिया को बोलते हैं, येलो स्पॉट है। और ये इसके अंदर एक सेंट्रल पार्ट होगा जिसको बोलते हैं फोविया सेंट्रलिस। क्या बोलते हैं? फोविया सेंट्रलिस। फोविया सेंट्रलिस में आप देखोगे यहाँ पर कौन सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और कौन सेल्स जो होती है वो मोस्ट डिस्टिंक्ट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा विजुअल एक्यूटी और रेजोल्यूशन। क्या देखने को मिलेगा? विजुअल एक्यूटीज और रेजोल्यूशन। और ये यहाँ पर जो होता है रेजोल्यूशन जो होता है वो ग्रेटेस्ट होता है, यानी कि इमेज एकदम साफ सुथरी दिखेगी। यहाँ पर वो किसकी वजह से दिख रही है? क्योंकि यहाँ पर abundant amount of cone cells present है एक particular centralized location पे, and that is known as fovea centralis. Okay, ब्लाइंड स्पॉट हो गया। ब्लाइंड स्पॉट जो था वहां पर आप देख रहे थे सारा जितना पार्ट था वो सब आके यहाँ पर ब्लाइंड हो रहा था। और यहाँ पर आप ध्यान रखना कभी भी इस जगह पे रेटिना की कोई इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, अब जो हमारा मेन पार्ट है इसमें जो हमको डिस्कस करना था, जहां से क्वेश्चन बनेगा आपका, वो है आपका फोटो रिसेप्टर सेल्स। बाकी सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। यहाँ पे फोटो रिसेप्टर सेल्स के बारे में भी हमको जानना चाहिए। यहाँ पर क्या होती है फोटो रिसेप्टर सेल्स? देखिए, तो यहाँ पर एक लेयर आप देखोगे जो फोटो रिसेप्टर सेल्स का है, वो अगर आप बात करोगे ऊपर की तरफ, अगर हम मान लें ऐसे कोराइड होता है, ये कोराइड है, अगर ये मान लिया हमने लेयर कोराइड है, कोराइड। तो अब अगर हम कोरोइड से आगे की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ पर कुछ सेल्स मिलेंगी जिनको हम बोलते हैं रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। कौन सी सेल्स मिलेंगी? रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर कोरोइड में आपको क्या मिलेगा? रॉड सेल्स और कोन सेल्स देखने को मिलेंगी। अब इनके बारे में हमें डिस्कस करना है। देखिए, तो इस कोराइड के नीचे अगर आप आओगे तो आपको यहाँ पर रॉड और कोन सेल्स दिख जाएंगी, ऐसे इस तरीके से कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होंगे। ऐसे इस तरीके से स्ट्रक्चर्स होंगे। तो इसको हम बोलते हैं रॉड एंड कोन सेल्स। यहाँ पर ऐसे ये रॉड सेल्स है, ऐसे ही एक कोन सेल्स भी होगी। मान लिया हमने ये कोन सेल्स, ठीक है, और ये यहाँ पर कोन सेल्स। ये रॉड सेल हो गई और ये कोन सेल हो गई। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर रॉड और कोन सेल्स के बाद में। अब इनमें हमको जो पढ़ना है वो क्या है, तो यहाँ पर रॉड और कोन दो चीजें पढ़नी है। देख लेते हैं हम एक एक करके। एक तरफ हमने लिख लिया रॉड और दूसरी तरफ हम लोग लिख लेंगे कोन सेल्स। रॉड एंड कोन सेल्स। तो रॉड की जब बात करोगे आप, रॉड सेल्स की, तो रॉड सेल्स में आपको देखने को क्या मिलेगा? यहाँ पर डार्क विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, इसके लिए डार्क विजन के लिए।
ठीक है, आगे वन बाय वन अभी हम बात करेंगे। यहां पर आप देखोगे लगभग करीब करीब 110 से 125, 110 से 110 टू 125 मिलियन, ठीक है, 110 टू 125 मिलियन जो है ये सेल्स देखने को मिलेंगे। ये जो बने होते हैं आप बोलोगे रोडॉप्सिन के बने हैं, ये ध्यान रखिएगा, अभी काम आएगा आगे, रोडॉप्सिन के बने। ये रोडॉप्सिन जो बेटा है इसमें दो पार्ट, एक आप बोलोगे यहां पर आपको देखने को मिलेगा रेटिनिन पार्ट और दूसरा ऑप्सिन पार्ट। एक तरफ हम लिख लेंगे ऑप्सिन और दूसरा इसका जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं रेटिन। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है ऑप्सिन कैसा पार्ट है, तो ये रिस्पॉन्सिबल है बेटा आप बोलोगे स्कोटोपिक विजन के, ठीक है। और इधर अगर रेटिनिन की बात करेंगे तो ये आपका रेटिनॉल, रेटिन, और इसको हम बोलते हैं इट इज द डेरिवेटिव या एल्डिहाइड ऑफ, एल्डिहाइड ऑफ किसका एल्डिहाइड है, तो आप बोलोगे विटामिन ए, इसका एल्डिहाइड है विटामिन ए का एल्डिहाइड, ठीक है। और ये जो रिस्पॉन्सिबल होता है स्कोटोपिक विजन के लिए, तो इसको हम बोलते हैं स्कोटोपिन्स, स्कोटोपिन, ठीक है। तो ये रॉड के केस में हो गया, अभी आगे भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे थोड़ी बहुत बातें जो हैं। अब इधर कोन सेल्स की बात करते हैं, तो ये बेटा जो कोन सेल्स हैं इनका देखोगे लाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इनका अमाउंट करीब करीब 6.3 टू 6.8 मिलियन के आसपास ना होगा, 6 आप बोलोगे 3 टू 6.8 मिलियन के आसपास होगा। दूसरा देखिए यहां पर आपको देखने को मिलेगा कोन सेल्स, कोन सेल्स, और कोन सेल्स के पास में आप देखोगे यहां पर क्या होगा, फोटो सेंसिटिव पिगमेंट देखने को मिल जाएगा। कौन सा पिगमेंट होगा, फोटो सेंसिटिव पिगमेंट देखने को मिलेगा। फोटो सेंसिटिव पिगमेंट जो है यहाँ पर वो है आपका फोटोप्सिन। कौन सा है, फोटोप्सिन, कौन सा पिगमेंट है, फोटोप्सिन, ठीक है। ये एक्चुअल में प्रोटीन, ठीक है, फोटोप्सिन। अब यहाँ पर जो कोन है फोटो पिगमेंटिव से, जो फोटो सेंसिटिव पिगमेंट है वो कितने तरीके के हैं जरा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करें। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं कि जो कोन सेल्स थे उनके पास क्या है, फोटो सेंसिटिव पिगमेंट प्रेजेंट। अब इनके पास जो फोटो सेंसिटिव पिगमेंट है वो कौन कौन से हैं जरा इसके बारे में देखते हैं। तो पहला पिगमेंट आप बोलोगे यहाँ पर है पोरपायरोसिन। कौन सा है, पोरपायरोसिन, ठीक है। तो ये बेटा आप बोलोगे कैसा होता है, रेड, कैसा होता है, रेड। दूसरा देखिए, इसके अलावा आपका आयोडोप्सिन, और ये आपका कैसा होता है, तो आप बोलोगे ये होता है ग्रीन। और इसके बाद में आप बोलोगे साइनोप्सिन, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ब्लू कलर के। तो तीन तरीके के हो गए, पोरपायरोसिन रेड कलर के लिए, आयोडोप्सिन ग्रीन कलर के लिए, और साइनोप्सिन ब्लू कलर के लिए। अगर ये तीनों साथ में इक्वली, अगर आप बोलो यहाँ पर इक्वली, अगर यहाँ पर क्या हूं, आप बोलोगे स्टिमुलेट किए जाएं, अगर इक्वली स्टिमुलेटेड होंगे तो आप बोलोगे यहां पर क्या होगा, इक्वली स्टिमुलेटेड होंगे तो व्हाइट कलर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, व्हाइट कलर देखने को मिलेगा। ऐसा कलर देखने को मिलेगा बच्चों, व्हाइट कलर देखने को मिलेगा। अगर ये तीनों जो फोटो सेंसिटिव पिगमेंट हैं अगर साथ में अगर ये क्या करेंगे, स्टिमुलेट होंगे, इक्वली स्टिमुलेट होंगे तो व्हाइट कलर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा दोनों के केस में।
अब थोड़ा यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि फोटोपिक विजन, डे लाइट विजन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल और ट्विलाइट विजन या फोटोपिक विजन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो मैं पीछे वाले प्रीवियस पेज पे जाता हूँ। रॉड सेल्स में अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर लिख लोगे आप, रॉड सेल्स जो हैं दे आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्विलाइट या स्कोटोपिक विजन। इसलिए रिस्पॉन्सिबल है, मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्विलाइट या स्कोटोपिक, ट्विलाइट या स्कोटोपिक विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो ये आपका, इसको हम विजुअल पर्पल भी बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जो यहाँ पर रोडोप्सिन होता है, रोडोप्सिन जो है इसको हम क्या बोलते हैं, कहाँ गया रोडोप्सिन आपका, हाँ, इसको हम विजुअल पर्पल भी बोलते हैं, विजुअल पर्पल। ये विजुअल पर्पल भी है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये बेटा ट्विलाइट विजन या स्कोटोपिक विजन जो है ये डार्क विजन, ठीक है, ठीक है, ये डार्क विजन रात के टाइम पे, ठीक है। अब दूसरा देखो, यहाँ पर आप बोलोगे ये कैसा विजन है, तो आप बोलोगे ये वाला विजन जो है फोटोपिक विजन, फोटोपिक विजन, फोटो मतलब लाइट, लाइट में जो है, या डे लाइट विजन, फोटोपिक विजन या डे लाइट विजन, या बोलोगे कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कौन सेल्स के केस, तो ये दोनों के काम मैंने आपको बता दिए, ठीक है। मुझे लग रहा है कोई डाउट यहाँ पर नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। आगे बढ़े बच्चों। अब हम मैकेनिज्म देखते हैं विजन की। विजन, ये आई का स्ट्रक्चर सभी को समझ में आ गया, क्लियर है एकदम। आई का स्ट्रक्चर जो मैंने सुबह बताया था, जो बाकी बच्चा अभी बताया, ये आई का स्ट्रक्चर एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन आएगा, बहुत मुश्किल नहीं आएगा, ठीक है। तो इन सब चीजों को आप जरूर एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले थे इसके बाद में कि जो है आपका मैकेनिज्म ऑफ विजन क्या है। चलिए देखते हैं भाई, मैकेनिज्म ऑफ विजन इंपॉर्टेंट पार्ट है, अच्छे से करेंगे। चलिए, मैकेनिज्म ऑफ विजन की जब बात करोगे बेटा, लाइट रेज आएंगी सबसे पहले, लाइट रेज आई, लाइट रेज कहाँ जाएंगी, तो आप बोलोगे ये जाएंगी कॉर्निया पे पड़ेंगी। कहाँ पड़ेंगी, कॉर्निया पे। कॉर्निया से ये एक्वस ह्यूमर में जाएंगी, सब याद होना चाहिए आपको सीक्वेंस। एक्वस ह्यूमर से कहाँ जाएंगी, तो आप बोलोगे लेंस की तरफ जाएंगी। कहाँ जाएंगी, लेंस के पास में जाएंगी। और लेंस से कहाँ जाएंगी, विट्रस ह्यूमर के पास जाएंगी। कहाँ पहुंचनी, विट्रस ह्यूमर के पास पहुंचनी। अब विट्रस ह्यूमर से कहाँ पहुंचेंगी, तो आप बोलोगे फोकस ऑन रेटिना। फोकस ऑफ रेटिना, ठीक है। तो रेटिना के ऊपर फोकस करेगा। रेटिना पे जैसे पड़ेगा तो यहां पर क्या जनरेट होगा, जनरेट इंपल्स इन, इसमें तो आप बोलोगे रॉड एंड कोन सेल्स। तो रॉड और कोन सेल्स जो हैं उनमें क्या होगा, इंपल्स फाइनली जनरेट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। क्या जनरेट हो जाएगा, जो है आपका रॉड एंड कोन सेल्स पे जैसे पड़ेगा वैसे क्या होगा, जो है आपका इंपल्स जनरेट हो जाएगा। इंपल्स जनरेट कैसे होता है, तो देखिए, जैसे जो है लाइट रेज जो है, मान लीजिए यहाँ रेटिना तक पहुंच गई और रॉड एंड कोन सेल्स के पास में पहुंची, तो वैसे मैं इधर बता दे रहा हूँ आपको दूसरा पैथवे एक तरीके से। तो यहाँ पर जैसे आप देखोगे लाइट जो है, लाइट रेज जो है
वो रोडोप्सिन पे पड़ेंगी, इस पे पड़ेंगी रोडोप्सिन। कौन सी प्रोटीन है? रोडोप्सिन। तो जैसे लाइट इस पर पड़ेगी ये जाएगा टूट, लाइट पड़ा इस पे, और जैसे लाइट पड़ेगा ये टूट जाएगा, और जैसे टूटेगा तो दो पार्ट बन जाएंगे इसके, एक बनेगा रेटिनॉल, एक बनेगा रेटिनॉल और दूसरा बनेगा ऑप्सिन। तो एक बन गया रेटिनॉल और दूसरा क्या बन गया बेटा? ऑप्सिन। रेटिनॉल आपको पता है क्या है और ऑप्सिन भी आपको पता क्या है। तो रेटिनॉल आपको पता है, आपका वही डेरिवेटिव है ना विटामिन ए का। जो हमारा दूसरा है ऑप्सिन, ऑप्सिन का क्या होगा? तो ऑप्सिन में क्या होगा, जैसे डिसोसिएट होगा ऑप्सिन का जो स्ट्रक्चर होगा वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे चेंज द स्ट्रक्चर, चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ इसका, तो आप बोलोगे ऑप्सिन, ऑप्सिन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। जैसे ऑप्सिन का स्ट्रक्चर चेंज होगा वैसे आप बोलोगे यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंशिएशन जो होगा वो जो है जनरेट होगा फोटो रिसेप्टर सेल्स में। तो आप लिख लोगे यहाँ पर क्या होगा? फोटो, या ऐसे लिख लेंगे पोटेंशियल डिफरेंशिएशन ठीक है, are generated in photoreceptor cells. पोटेंशियल डिफरेंशिएशन आर जनरेटेड इन फोटोरिसेप्टर सेल्स। ठीक है, तो जैसे पोटेंशियल डिफरेंसेस जनरेट होंगे फोटोरिसेप्टर सेल्स में वैसे क्या होगा? दिस कॉजेज, इसकी वजह से क्या होगा? दिस कॉजेज एक्शन पोटेंशियल in the ganglionic cells through bipolar cells। तो बाइपोलर सेल्स में क्या होगा? एक्शन पोटेंशियल जो है गैंग्लियोनिक सेल में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा बाइपोलर सेल्स के। ठीक है, अब देखिए क्या होगा जब यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, इसके बाद में आप बोलोगे जो नेक्स्ट एक्शन पोटेंशियल है वो कहाँ जनरेट होगा? तो बाइपोलर सेल्स के बाद में हम देखेंगे आगे, मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ दूसरी तरफ। आप बोलोगे नेक्स्ट क्या होगा आपका? तो आप बोलोगे एक्शन पोटेंशियल जो होगा ऑप्टिक नर्व के पास पहुंचेगा। एक्शन पोटेंशियल या नर्व इंपल्स जो होगा, एक्शन पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल बाय ऑप्टिक नर्व। तो आप पहुंच गए ऑप्टिक नर्व के पास। ऑप्टिक नर्व से आप बोलोगे ये इंपल्स एनालाइज होगा, इंपल्स एनालाइज्ड बाय इससे, तो आप बोलोगे विजुअल कॉर्टेक्स। तो विजुअल कॉर्टेक्स जो ब्रेन का पार्ट है वहां पर इस इंपल्स को एनालाइज किया जाएगा और वो प्रेजेंट होगा ऑसिपिटल पार्ट में। ठीक है, अब इंपल्स एनालाइज हुआ और इसके बाद में जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा? तो आप बोलोगे इरेक्ट इमेज रिकॉग्नाइज। तो इरेक्ट इमेज जो बनेगी उसको रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। तो ये पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है आपका, बोलोगे किसका? आपका जो है लाइटिंग, कैसे हम दिखाई पड़ता है। ठीक है, और इसी के साथ में आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है आई वाला। ठीक है, चलिए अब आप लोग थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए, बताइए मुझे कोई और कुछ कहीं प्रॉब्लम हो तो वो मैं डिस्कस कर लूंगा। सर रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्ट भी बता दीजिए।
रिफ्लेक्स एक्शन, यस सर। रिफ्लेक्शन तो मैं बता भी चुका हूँ एक बार, कोई बात नहीं, फिर से बता दें। रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, ये एक इनवॉलेंटरी प्रोसेस, ऐसा है, इनवॉलेंटरी प्रोसेस है जो हमारे विल के अकॉर्डिंग नहीं होता, ठीक है। या आप बोल सकते हो ये अनप्लैंड है, ऐसा है, आप बोलोगे इनवॉलेंटरी या अनप्लैंड। तो इनवॉलेंटरी या अनप्लैंड है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आप बोलोगे इसमें आपको देखने को मिलेगा इंस्टेंटेनियस 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 मूवमेंट in response to a stimulus, ठीक है। तो स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में अगर कोई इंटेस्टेनियस मूवमेंट इनवॉलेंटरी होता तो उसको हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्स जो होगा वो पॉसिबल होगा किससे बना होगा, तो आप बोलोगे न्यूरल पैथवे से, और उसको हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्स जो है वो पॉसिबल किससे है, तो आप बोलोगे रिफ्लेक्स जो है वो पॉसिबल है किसकी वजह से, तो आप बोलोगे न्यूरल पैथवे की वजह से। तो न्यूरल पैथवे होगा उसकी वजह से ये रिफ्लेक्स जो जो है वो पॉसिबल है, और इसी न्यूरल पैथवे को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। और ये जो है आप बोलोगे विच कैन एक्ट ऑन अ इम्पल्स बिफोर द इम्पल्स रीचेस द ब्रेन, ठीक है। The reflex is then an automatic response to a stimulus that does not receive or need conscious thought. यानी कि रिफ्लेक्स सेक्शन एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है जिसमें हम स्टिमुलस के अगेंस्ट क्या करते हैं, आप बोलोगे कॉन्शियस थॉट्स जो है, या यहाँ पर बिना उसके जो है हमको क्या होता है, इंपल्सेस रिसीव हो जाते हैं, ठीक है। अब रिफ्लेक्स सेक्शंस में आप बोलोगे मायोटोटिक रिफ्लेक्सेस होते हैं, स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस जैसे कि हम लोग बोलते हैं, ऐसे टेंडन रिफ्लेक्सेस होते हैं, ठीक है। ये सारे रिफ्लेक्सेस देखने को मिलेंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे न्यूली बॉर्न जो बेबी होता है ना, उसमें भी बहुत सारे रिफ्लेक्सेस देखने को मिलते हैं, प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस, ठीक है। अब रिफ्लेक्स एक्शन का अगर स्ट्रक्चर आप देखोगे जो एनसीईआरटी आपके बताती है, उसके हिसाब से हम थोड़ा इसको डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए रिफ्लेक्स एक्शन इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स है टू अ स्टिमुलस। अगर मान लीजिए ये हमारा हैंड है, ये हमारा हैंड है, ऐसे मान लीजिए, ये हैंड है, ठीक है, ये मसल। अब यहां पर हमने मान लिया कोई सेंसरी न्यूरॉन जाता है, यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन है कोई, ये सेंसरी न्यूरॉन जो है ये कहाँ जाता है, आप बोलोगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाता है। कहाँ जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाता है, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है।
वहां पर कुछ एसोसिएटरी न्यूरॉन लगे हुए होते हैं ऐसे, वो मैसेज को रिसीव करते हैं। तो यहाँ पर आप ऐसे याद रखो सेम, तो ये सेंसरी हो जाएगा, या इसी को हम बोलते हैं अफरेंट, अफरेंट न्यूरॉन। अब यहां से देखिए, यहां से क्या होगा, यहां से मैसेज जाएगा ऐसे ऐसे, ये वाला जो न्यूरॉन होगा इसको हम बोलेंगे मोटर न्यूरॉन, या इसी को हम बोलते हैं इफरेंट। मोटर या इफरेंट। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर हमने मान लो यहाँ पर पिंच हो दी कोई, तो हमारा हाथ तुरंत उस ऑब्जेक्ट से दूर जाएगा। ये दूर इसलिए जाएगा क्योंकि यहाँ से मैसेज जाएगा सेंसरी या अफरेंट जो न्यूरॉन्स हैं उनके थ्रू ब्रेन में, सीएनएस में या स्पाइनल कॉर्ड में, और वहां से क्या होगा, आपका जो इंटरमीडिएट न्यूरॉन है, एसोसिएटरी न्यूरॉन है, ये मैसेज रिसीव करेगा और ये इसको बोलेगा कि आप मोटर न्यूरॉन क्या करो, इस हाथ को दूर ले जाओ ऑब्जेक्ट से। तो जानबूझ के तो हम नहीं कर रहे थे, ये अपने आप ही तो रिफ्लेक्स एक्शन डेवलप हुआ और हम तुरंत भाग गए उस चुभी हुई पिन से या हॉट ऑब्जेक्ट से, किसी से भी हो सकता है। ठीक है, यस इसी सर। को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और बताओ, और किसी को कोई डाउट हो बताओ भाई कहीं पे। सर कॉकरोच की एनाटॉमी का लेक्चर नहीं भेजा। कॉकरोच का एनाटॉमी का लेक्चर मैंने भेजा था बेटा, ऐसी बात कर रहे हो आप। मैंने खुद भेजा था, मैंने बोला था कि देखो मिल गया कि नहीं, तो शायद गुरप्रीत मांगी थी। अभी गुरप्रीत ही बोल रहे हो ना? यस सर। अरे दिया तो था लेक्चर उस दिन, मैंने बोला था ढूंढो इसमें, देखो एक लेक्चर भेज दिया, तो मैंने कहा था आसपास में ही बाकी लेक्चर। देखा ही नहीं आप, नहीं देखा ना? सर इतने सारे लिंक आते हैं। अरे उनको मैं भी देखता हूँ, तुम्हारा नंबर है कि नहीं मेरे पास। भेजा था आपको खैर छोड़ो, मैं भेज दूंगा, फिर से भेज दूंगा। ठीक सर। भेजा था मैंने, ग्रुप में ही भेजा था या एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, पर्सनली आपने मांगा तो भेजा तो नहीं। ये देखो मैंने भेजे, मिल गए ये वाला। फिर से मैं भेजे दे रहा हूँ, इसी के आसपास में होगा, देख लेना। ठीक है, ये देखो भेज दिया मैंने फिर से। और बताओ किसी कोई डाउट हो भाई, कहीं पे कोई टॉपिक ऐसा जो लग रहा हो। अच्छा, कहाँ से कौन सा जूस सिक्रेट होता है ये बताना। चलो भाई देखो, माउथ में अगर आप बात करोगे तो दिखेगा आपको सैलाइवरी एमाइलेज। स्टमक में जब आप पहुंचोगे तो स्टमक में आपको दिखेगा यहाँ पर गैस्ट्रिक जूसेस। ऐसे ही आप बोलोगे स्टमक के बाद में इंटेस्टाइन से जो निकलेगा उसको हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूसेस, या इसी को हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूसेस, या इसी को हम बोलते हैं क्या, आप बोलोगे सकस इंटेरिकस।
ऐसे ही पैंकियास से जो निकलता है उसको हम बोलते हैं पैंकियाटिक जूस। ऐसे ही आप बोलोगे जो लीवर से निकलता है उसको हम बोलते हैं बाइल जूस। इसमें कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, चलो और बताओ। गुरप्रीत लेक्चर मिला तुमको? सर अभी क्लास के बाद देखूंगी। ठीक है, देख लेना बेटा, वहीं आसपास में ही सारे लेक्चर हैं। ठीक है, ओके सर। 3-4 लेक्चर हैं, 3 में। सर कौन कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है? बेटा एज सच तो कुछ नहीं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन मतलब सभी जगह से आते हैं, लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा मतलब लास्ट टाइम पे आइसोलेट करना ही है तो एक मैं बोलूंगा, सबसे पहले आप जो है क्वेश्चन जो है पूरा एनिमल फिजियोलॉजी में एक तो डाइजेशन देख के जाओ आप, सब कुछ इंपॉर्टेंट है हालांकि। डाइजेशन के अलावा आप बोलोगे एक्सक्रीशन, फिर आप बोलोगे जो है क्या नाम है इसका लास्ट वाला चैप्टर, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इंडोक्राइन वाला जो पार्ट है वो वाला। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अलावा आप बोल सकते हो इपिथेलियल टिश्यू, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, इपिथेलियल टिश्यू से जरूर आएगा। ठीक है, ये जरूर देख के जाना। कॉकरोच से क्वेश्चन आएगा, और कॉकरोच में भी आप पढ़ के जाना एनाटॉमी और रिप्रोडक्शन, दो में से एक जगह से क्वेश्चन आएगा, या तो एनाटॉमी से आएगा या तो रिप्रोडक्शन से आएगा। फिर आप इसके बाद में आ जाओगे 12th वाले में तो बायोटेक, बायोटेक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मेन चैप्टर तो यही है आपके सबसे। हाँ सर एपिथेलियल टिश्यू से क्या क्वेश्चन आएंगे? इपिथेलियल में कॉलमनर का एग्जांपल पूछेगा कहाँ पाया जाता है, क्यूबॉइडल का पूछेगा कहाँ पाया जाता है, दो ही से आ जाएगा आपका। और तीसरा बहुत ज्यादा पूछेगा तो सिलिएटेड का पूछेगा, कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। चलो और बताओ। और किसी कुछ पूछना हो? और किसी कुछ पूछना है? नहीं पूछना। रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन वाला तो क्वेश्चन करवा दिया था मैं। उसके बाद तो कौन सा क्वेश्चन, 9 सर बायोटेक के करा दो। क्या बेटा? सर बायोटेक के करा दो क्वेश्चन। बायोटेक इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, वो बड़ा पार्ट है, थोड़ा बहुत बताओ समझा दूंगा, कोई अगर कोई कहीं पे सर कंफ्यूजन। क्वेश्चन प्रैक्टिस। अच्छा, बायोटेक के क्वेश्चन प्रैक्टिस। यस ठीक है, मुझे 2 मिनट दो, मैं बताता हूँ आपको बायोटेक का क्वेश्चन। ठीक है, सर। लोड करना पड़ेगा ना क्वेश्चंस को, देखता हूँ कहाँ पे क्वेश्चंस। बायोटेक का क्वेश्चन, 2 मिनट दो। ठीक है, आता हूँ मैं क्वेश्चन डाल
हाँ ठीक है, मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ अभी, ठीक है, जस्ट वेट। ये क्वेश्चन करवा दूंगा मैं, ठीक है। कल भी एक क्लास है, कल बाकी में ये बाकी बचे हुए क्वेश्चन में कल करवा दूंगा। आपके ग्रुप में मैं डाल दिया हूँ लगे क्वेश्चंस को। चलो ये डाउनलोड कर लेते हैं। चलो सभी हैं, बोलो। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, रेडी हो जाओ फिर। यस सर। चलो, तो आप लोगों को क्वेश्चन सामने दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? रुको, सीक्वेंस वाइज कर देता हूँ, एक मिनट। नेक्स्ट, हाँ चलो, क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं सभी को? यस सर। पक्का? यस सर। चलो पहला क्वेश्चन देखो, करो। सर ऑप्शन डी। डी। सर डी। Yes, सब sir, पता है क्या? तो एकदम हीरो। चलो पहला का ऑप्शन डी हो जाएगा, समझ में आ गया? मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी हैज गेन मैसिव पॉपुलैरिटी, इट्स कंबाइंस टू मेजर टेक्निक्स व्हिच आर जेनेटिक इंजीनियरिंग, बिल्कुल सही बात है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आरडीएनए टेक्नोलॉजी, जीन क्लोनिंग, सही है, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। फिर 2 नंबर क्वेश्चन करो, इंट्रोडक्शन ऑफ द फॉरेन जीन फॉर इंप्रूविंग जीनोटाइप इज, क्या बोलेंगे? सर ऑप्शन डी। genetic engineering. वेरी गुड। और नेक्स्ट ऑप्शन 3, क्वेश्चन नंबर 3। Restriction endonuclease. पक्का? Yes, sir. चलो बहुत अच्छे, नेक्स्ट। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन डी ना? Yes, sir. चलो नेक्स्ट बताओ, 5 नंबर। बताओ। Sir, option D. सर ये कैसे होगा, ये बताना।
Sir, Which D. of the following could be recognition site for the restriction enzyme action? बताओ क्या होगा? जो भी 3 होगा, मान लो जैसे 3 होगा ना, वो बार बार रिपीट होगा। जैसे देखो ए, जैसे एक एग्जांपल आप बताओ जो आपके एनसीईआरटी में दिया है, इको सर R1 वाला। मैडम A. इको R1 वाला याद है किसी को? याद कर लेना, वो पूछता है, ठीक है। जैसे चलो Sir, मैडम मैं बोल रहा हूँ। GAATTC. हाँ, GAATTC। TTC. अब देखो GAATTC, तो यहां तक ये गया GATTC। अब इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यहां से जब चालू करोगे आप, ए का टी हो जाएगा TT, और जी का क्या C। अब इसके हिसाब से इसमें कर लो, अब कर लोगे। सर ए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 5 का देखो, हमने लिखा Yes. ATG, तो जी का आपका अब ऐसे चल रहे थे ना, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा? जी का क्या हो जाएगा? C, फिर क्या टी का क्या हो जाएगा? A, फिर आपका ए का क्या हो जाएगा? टी। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कर लोगे? Yes, sir. चलो नेक्स्ट बताओ। A. गा टीटीसी, देखो नीचे ही लिखा था गा टीटीसी, ये कौन सा हो जाएगा आपका? Option A. ए। इको R1 का मैंने बोला भी था आपको। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ब्रेक बिटवीन द, क्या करते हैं? क्या करते हैं? सुगर Option C. फॉस्फेट बॉन्ड, हाँ उसी को तोड़ते हैं ना, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को, है ना। चलो 8 नंबर बताओ क्वेश्चन। ऑप्शन ए। 8 का ए, वेरी गुड। ड्यूरिंग जीन क्लोनिंग द एंजाइम यूज्ड टू जॉइन द इंसर्ट डीएनए विद द प्लाज्मिड वेक्टर इज, तो जीन क्लोनिंग में क्या करते हैं? जो आपका एंजाइम होता है कौन सा? डीएनए लाइगेज। लाइगेज से ही तो क्या करते हैं? अपने डिजायर्ड जीन को इसमें जो है या फॉरेन डीएनए को डालते हैं, तो लाइगेज लगा देते हैं। बताओ। चलो आगे बताओ, क्वेश्चन नंबर 9। Reverse transcriptase. The enzyme used to make DNA copies of RNA is, क्या बोलेंगे उसको? Reverse transcriptase. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। फिर 10 नंबर क्वेश्चन बताइए। DNA molecule of which of the gene of the interest is integrated for cloning is called, क्या बोलेंगे उसको? समझ में आया? करा the DNA molecule to which the gene of interest is integrated for cloning is called, इसमें कौन सा ऐसे डीएनए का मॉलिक्यूल है जिसमें हम क्या करते हैं? अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंटीग्रेट करते हैं। तो ये आप वेक्टर को लेते हो, इसमें क्या करते हो? देखो तो वेक्टर हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट नंबर। प्लाज्मिड आर सुटेबल वेक्टर फॉर जीन क्लोनिंग बिकॉज, बताओ क्या होगा? Option B. बी, बिल्कुल सही बात। Plasmid are suitable vector for gene cloning because these are small circular DNA molecule which can integrate with the host chromosomal DNA। नहीं करा, these are small circular DNA molecule which with their own replication site, ये बिल्कुल सही बात है। These can settle between prokaryotic and eukaryotic, नहीं ये नहीं। These often carry antibiotic resistant gene, नहीं। बी आंसर हो जाएगा। चलो 12 वाला बताओ। Option A. Origin of replication, presence of selectable marker, the most important feature of the plasmid to be used as a vector is, अब इसमें देखो क्या है ना, इंपॉर्टेंट है ऑप्शन, इसमें कंफ्यूजिंग है, थोड़ा दिमाग लगा के बताना मुझे। origin of replication, presence of selectable marker, presence of sites for restriction endonucleases, its size, बताओ। ऑप्शन ए होगा, ए। ठीक है,
12 का ए, ठीक है। चलो समझ में आया कि नहीं। प्रेजेंस ऑफ अ सेलेक्टेबल मार्कर, कोई जरूरी नहीं सेलेक्टेबल मार्कर जो है इंपॉर्टेंट फीचर प्लाज्मिड का हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या उसकी कि ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए उसमें। अगर ओरी ही नहीं होगा तो वो क्या करेगा, इसका सेलेक्टेबल मार्कर क्या, कोई काम का ही नहीं बचेगा। 13 नंबर, एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन एज अ वेक्टर यूजुअली हेल्प इन द सिलेक्शन ऑफ, बताओ, C. रिकॉम्बिनेंट सेल्स, तो B. ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स। रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट में तो होता है ना। हाँ बेटा, लेकिन सिलेक्शन हम करते किसमें है, ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स का करते हैं, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट तो हमको बाद में पता चलेगा ना। So 14 का C. हाँ 14 का बताओ। TI plasmid is often used for making transgenic plant. This plasmid is found in, इसमें होगा एग्रोबैक्टीरियम। चलो नेक्स्ट, और बताओ 15 नंबर। ऑप्शन B. Commonly used vector for human genome sequencing are, बताओ, बैक एंड यक, Yes sir. यही बड़े होते हैं। फिर बताओ, अ cosmid is actually, 16 नंबर वाला कर लोगे। Cosmid दो चीजों से मिलकर बना हुआ सर है, ये नहीं आता। लेम्डा फास और प्लाज्मिड दो से मिलके बनता है। प्लाज्मिड एंड लेम्डा फास, सी हो जाएगा आंसर, 16 का सी। चलो आगे, ये बेटा याद रखना है आपको, प्लाज्मिड और प्लाज्मिड प्लस आपका लेम्डा फास ये मिलके क्या बनाते हैं, दे फॉर्म द कॉस्मिड। आगे सर ये बताओ। बुक में नहीं है ना। हाँ बुक में नहीं है ये। आगे बताओ, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, प्लाज्मिड किससे मिलेगा, 4. 4, वेरी गुड। नेक्स्ट, बैक्टीरियोफेजेस, First. वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया, Yes sir. बैक्टीरियोफेजेस नहीं। नहीं नहीं, एक मिनट, ए का 4, तो इसमें ए का 4 आपका, ए का 1, ए का बी या डी में से एक होगा, ठीक है। अब इसमें कर लो सिलेक्ट, Sir B. बैक्टीरियोफेजेस So B. बी। Yes. Yes sir. हाँ ठीक, ठीक है, तो बी का ये फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया, ठीक है। वायरस जो है ये क्या करता है, ऐसे बैक्टीरियल सेल पे जाके ना इन्फेक्ट करता है उसको, कि नहीं डीएनए को अंदर डाल देता है। Yes. चलो आगे बढ़े। Yes. अब बताओ ये वाला, बताओ आंसर क्या हो जाएगा। 18 नंबर, Option A. वेरी गुड, समझ में आ गया सभी को। 19 नंबर बताओ। B. डी, B. तो थोड़ा धीरे कराओ। हाँ हाँ। What type of microparticles are used for the biolistic gene gun method of gene transfer? तो गोल्ड और टंगस्टन होता है ना, उसमें हम क्या करते हैं, गोल्ड या टंगस्टन में हम अपने डीएनए को ऐसे कोट कर देते हैं। फिर एक बायोलिस्टिक गन होता है, उसी गन में इसको लोड कर देते हैं, ठीक है। और लोड करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर लगाते हैं सेल का, और सेल को ऐसे होल्ड करके रख देते हैं, और हम हाई वेलोसिटी से इसको मारते हैं। तो ये सेल स्पेशली प्लांट सेल में यूज करते हैं ये मेथड। तो ये सेल वॉल को फाड़ के अंदर चला जाता है, और अंदर क्या करता है, रिलीज कर देता है डीएनए जो होता है। इसी को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, बायोलिस्टिक या जीन। चलो और बताओ। 20 20 का D.
D. The DNA fragment separated on an agarose gel can be visualized after staining with ethidium bromide. इसको ऐसे भी बोलते हैं ETBR. नाम याद है ना ये? याद रखना. और बताओ 21 का क्या हो जाएगा? Which is the true statement regarding DNA polymerases used in PCR? Option D. ठीक है. नेक्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज जो यूज किए जाते हैं वो कैसे होते हैं? ऐसे तो होते हैं जो एक्टिव हैं हाई टेम्परेचर पर भी. The Taq polymerase enzyme is obtained D. from किसमें? Thermus aquaticus. Thermus aquaticus. Very good. Next, PCR and restriction length क्या बोल रहा है? बताओ, आंसर करो. PCR and restriction fragment length polymerism are the method for, इसलिए होता है. फिंगरप्रिंटिंग में पढ़े हो नहीं? रिपीटेड डीएनए सीक्वेंसेस आते हैं. 24 नंबर बताओ. DNA fragment generated by the restriction endonucleases in a chemical reaction can be separated by किससे? तो इसका भी हो जाएगा इलेक्ट्रोफोरेसिस. ठीक है, चलो और बताओ. कंटिन्यूअस एडिशन ऑफ शुगर इन द फेड बैच फर्मेंटेशन इज डन टू 25 प्यूरिफाई एंजाइम. ठीक है, फेड बैच फर्मेंटेशन जिस करते हैं, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है. चलो आगे बोलो. डीएनए और आरएनए सेगमेंट टैग्ड विद द रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको? प्रोब. वेरी गुड. तो प्रोब क्या होते हैं? डीएनए आरएनए के जो है सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होते हैं, ये ध्यान रखना. ठीक है, चलो नेक्स्ट 27. सर ये ईस्टर्न साउथर्न ब्लॉटिंग में डिफरेंस क्या है? Because the following technique DNA probe can be hybridized with the DNA fragment, hybridized with the RNA fragments. Which of the following technique DNA probes can be hybridized with RNA fragments? Northern blotting. Northern blotting. चलो very good. क्या डिफरेंस होता है? 20. चलो मैं बता दे रहा हूँ. सदर्न ब्लॉटिंग जो है इधर ही बता दे रहा हूँ. सदर्न ब्लॉटिंग किसको बेटा बोलते हैं बताओ? डीएनए. ठीक है, डीएनए को जब जेल पे हम रन करवाते हैं. वेस्टर्न ब्लॉटिंग हम प्रोटीन को बोलते हैं. नॉर्दर्न ब्लॉटिंग हम लोग क्या बोलते हैं? आरएनए को बोलते हैं. और ईस्टर्न ब्लॉटिंग जैसा कुछ लिपिड्स. लिपिड्स का? यस सर, पक्का? मैंने पढ़ा था. यस सर, मैंने पढ़ा था. अच्छा, मुझे तो ध्यान नहीं है. चलो फिर लिपिड रख लो. चलो आगे बताओ 28 का. Among the following enzymes, which one is the most essentially required for the polymerase chain reaction is? क्या होगा? Taq polymerase. 28 का C, Taq polymerase. Next, the process of separation purification of expressed protein for before making is called, क्या बोलते हैं? Downstream processing. B. बहुत अच्छे. Next, stirred tank bioreactors have been designed for? Option C. Availability of oxygen throughout the process. Very good. Next, which of the following is an insecticidal protein produced by Bacillus thuringiensis? Option C. C. Cry. Yes. चलो और next 32. The trigger for activation of the toxin of Bacillus thuringiensis is alkaline pH ना? Yes sir. Yes sir. चलो आंसर C. 33 का बताओ. 33 जल्दी से बताओ फटाफट. क्लास तो नहीं है तुम लोगों का कोई? सर फिजिक्स की है. चलो कर लो फिर. 33 तक हो गया, फिर बाकी कल करवा देंगे. कल भी है क्लास ना हम लोगों का? यस. कल लास्ट करवा देंगे. बाकी मैंने भेज दिया है उस पे ग्रुप पे, आप कर लीजिएगा उसको. ठीक है, जो डाउट होंगे हम डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, चलो ओके, बाय बाय.